हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नरेश्वर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिसएरिथमिया। डिसएरिथमिया से रिलेटेड कुछ गोल्डन पॉइंट्स और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। जितनी भी बातें आपको इस वीडियो में बताई गई हैं वो सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपको ऐप कंपटीशन में क्रैक करने के लिए। लॉकडाउन के दौरान स्टडी पे काफ़ी इम्पैक्ट आया होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रॉपर तरीके से रन ना करने की वजह से। हालांकि लॉकडाउन में आपको काफ़ी टाइम मिला होगा अपनी स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए। डिस्कस करते हैं, चलिए डिसएरिथमिया के बारे में। डिसएरिथमिया कार्डियोवास्कुलर के अंदर का एक टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डिसएरिथमिया को एरिथमिया के नाम से भी जाना जाता है। और डिसएरिथमिया को अगर मैं वर्डों में तोड़ूं तो आपको देखने को मिलेगा डिसरिदमिया। डिसरिदमिया का मतलब हो गया डिस्टरबेंस इन द रिदम ऑफ हार्ट। जो हार्ट है उसकी रिदम में क्या देखने को मिलता है? डिस्टरबेंस देखने को मिलता है। जी हाँ, इसको एरिथमिया के नाम से जानते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन है डिस्टरबेंस इन द रिदम। देखिए, आप देखिएगा यहाँ पे, डिस्टरबेंस इन द रिदम, हार्ट रेट और एक्स्ट्रा हार्ट बीट आर रिगार्डेड एज डिसएरिथमिया। जी हाँ, देखिए सिर्फ डिस्टरबेंस ही नहीं रिदम में, इसके अलावा हार्ट रेट में डिस्टरबेंस, साथ में एक्स्ट्रा हार्ट बीट। हार्ट कभी कभी क्या होता है, किन्हीं कारणों की वजह से एक्स्ट्रा हार्ट बीट देता है, जिसको अपन किस में काउंट करेंगे? डिसएरिथमिया में काउंट करेंगे। सडनली एक्चुअली क्या होता है कि हार्ट जो है उसके पास में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं ऑटोरिदमिसिटी। जी, ऑटोरिदमिसिटी का मतलब होता है हार्ट जो है अपनी रिदम को खुद ही मेंटेन करता है। अगर उस रिदम में कोई वेरिएशन देखने को मिलता है या डिस्टरबेंस देखने को मिलता है तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ अ डिसएरिथमिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसरिथमिया के बारे में। टाइप्स ऑफ डिसरिथमिया जो है वो दो प्रकार का होता है। वन इज़ द साइनस डिसएरिथमिया, वन इज़ द एक्टोपिक डिसएरिथमिया। साइनस डिसएरिथमिया जो होता है वो दो प्रकार का, वन इज़ द साइनस ब्रेडिकार्डिया और वन इज़ द साइनस टैकीकार्डिया। और एक्टोपिक डिसरिथमिया बहुत सारे टाइप के होते हैं, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की डिस्कस करेंगे, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, प्रीमैच्योर एट्रियल सिस्टोल और प्रीमैच्योर वेंट्रिकल सिस्टोल। चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, दैट इज़ अ साइनस डिसएरिथमिया। पहली बात तो समझ में आना चाहिए साइनस डिसएरिथमिया क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइनस जो वर्ड है, ये जो आपको वर्ड दिख रहा है दैट इज़ अ साइनस। ये साइनस वर्ड जो है, ये साइनस वर्ड का मतलब है दैट इज़ अ ऐसे नोड। जी हाँ, ये डिसरिथमिया जो कॉज कर रहा है वो है ऐसे नोड। देखिए, हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हों ऐसे नोड में जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा हो और उसकी वजह से रिदम में वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दैट इज़ अ साइनस डिसरिथमिया। और एक ऐसा डिसरिथमिया जिसका कारण ऐसे नोड ना होके कोई और चीज़ हो। देखिए, एक्टोपिक वर्ड आपने सुना हुआ है। एक्टोपिक का मतलब होता है बाहरी, जो आपने ऑप्शन गाइनी में पढ़ा होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यूट्रस के बाहर किसी और पार्ट में अगर प्रेगनेंसी या इन प्लांटेशन देखने को मिलता है तो उसको हम कहते हैं एक्टोपिक। ऐसे ही हम बात करते हैं एक्टोपिक डिसरिथमिया का मतलब हुआ कि वो डिसरिथमिया जिसका कारण ऐसे नोड नहीं, कोई और कारण है, जिसको अपन क्या कहेंगे? एक्टोपिक डिसरिथमिया। इसके बारे में हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, बहुत सारी जानकारियाँ लेंगे। पहले हम चलते हैं साइनस डिसरिथमिया के बारे में। देखिए, साइनस डिसरिथमिया के बारे में बात करें तो साइनस डिसरिथमिया दो प्रकार का है। वन इज़ द साइनस ब्रेडिकार्डिया और वन इज़ द साइनस टैकीकार्डिया। देखिए, एक डिसरिथमिया जिसके दौरान ऐसे नोड की वजह से हार्ट रेट जो है वो क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है, साइनस ब्रेडिकार्डिया। और एक के अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि हार्ट रेट जो है वो क्या कर दी गई है? चेंज हो गई है। और वो कैसी हो गई है? ज़्यादा हो गई। देखिए, आपको ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया के बारे में तो पता ही होगा। ब्रेडिकार्डिया लेस देन 60 हार्ट बीट जो होती है वो ब्रेडिकार्डिया, और मोर देन 100 दैट इज़ अ साइनस टैकीकार्डिया। मतलब टैकीकार्डिया अगर ऐसे नोड कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? हार्ट रेट को बढ़ा रहा है तो हम इसको बोलेंगे साइनस
टैकीकार्डिया, और ऐसे नोड की वजह से हार्ट रेट कम हो रही है तो दैट इज़ अ साइनस ब्रेडिकार्डिया। देखिए अगर इन दोनों को हमें डिफ्रेंशिएट करना है या समझना है तो उससे पहले हमें नॉर्मल साइनस रिदम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना होगा। अगर हम नॉर्मल साइनस रिदम समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि उसके डिफ्रेंशिएशन में अगर वो रिदम में चेंज हो रहा है और कम हो रही है तो ब्रेडिकार्डिया और ज़्यादा हो रही है तो टैकीकार्डिया। तो साथ में ही हम डिस्कस करेंगे इसकी नॉर्मल साइनस रिदम क्या होती है, ऐसे नोड की नॉर्मल रिदम क्या होती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए इसके बारे में बात करते हैं। ये लिखा हुआ है नॉर्मल साइनस रिदम, दिख रहा है आप लोगों को, एक सेकेंड, दैट इज़ अ नॉर्मल साइनस रिदम। देखिए नॉर्मल साइनस रिदम के बारे में बात करते हैं तो इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। इट इज़ जनरेटेड बाय द ऐसे नोड। जी हाँ, आपको यह बात तो पता ही है कि हमारी हार्ट रेट या हमारी जो रिदम होती है उसको जनरेट करने के लिए पेस मेकर ऑफ हार्ट यानी कि ऐसे नोड रेस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरी बात लिख रही है इसके अंदर जो नॉर्मल साइनस रिदम होती है उसकी हार्ट रेट होती है 60 to 100 बीट पर मिनट। ऐसे नोड जो है उसमें कैपेसिटी होती है, वो जनरेट करता है इम्पल्स को 60 से लेके 100 बीट पर मिनट तक। देखिए इस रिदम के अंदर वेव्स जो होती हैं ईसीजी की उनमें कोई चेंज नहीं होता है। देखिए आप आगे नीचे मैं आपको दिखाऊंगा कि वेव्स का क्या मतलब है। वेव्स चेंज नहीं होती हैं और साथ में एक लाइन लिखी हुई है सेगमेंट इज़ नॉट चेंज। सेगमेंट भी चेंज नहीं होते, ना ही कोई वेव्स चेंज होती हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है एट्रियो वेंट्रिकुलर रिदम आर नॉर्मल। मतलब एट्रियल वेंट्रिकुलर रिदम मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल की जो रिदम है वो भी क्या है, नॉर्मल रहती है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ आर इंटरवल नॉर्मल। देखिए एवरीथिंग, हर चीज़ इसके अंदर क्या चीज़ है, नॉर्मल है, क्योंकि ये नॉर्मल साइनस रिदम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे नोड जनरेट करता है 60 से 100 बीट पर मिनट जनरेट करता है और जो भी वेव्स हैं, सेगमेंट्स हैं, वो सब क्या देखने को मिलते हैं, नॉर्मल देखने को मिलते हैं। और अगर इसमें कोई चेंज होता है तो वो आपको देखने को मिलेगा या तो ब्रेडिकार्डिया या वो टैकीकार्डिया। चलिए इसके ईसीजी को देख लेते हैं एक बार, इसकी ईसीजी कैसी है। देखिए अगर इसके बारे में बात करें तो ये एक नॉर्मल ईसीजी का पैटर्न है जो कि अब दिखा रहे हैं आपको, ये वाला। ये जो नॉर्मल ईसीजी का पैटर्न है यहाँ देखोगे आप, पी वेव भी है, क्यूआरएस है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, टी वेव है। फिर नेक्स्ट पी वेव है, क्यूआरएस है, टी वेव है। एक बात आप नोट करिएगा यहाँ पे कि ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, दैट इज़ अ आर आर इंटरवल। देखिए आर आर इंटरवल क्या होता है, आर आर इंटरवल होता है एक आर वेव से लेके नेक्स्ट दूसरी आर वेव तक का जो भी डिस्टेंस होता है उसको अपन कहते हैं दैट इज़ अ आर आर इंटरवल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जब हम ईसीजी पढ़ते हैं और ईसीजी के दौरान देखते हैं कि एक हार्ट को वेव जो प्रोड्यूस हुई हैं उसमें कितना टाइम लगा है, कितना ड्यूरेशन लगा है, एक हार्ट बीट जो जनरेट हुई है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो हम पी से लेके टी पे नहीं बल्कि आर से लेके आर तक पे देखते हैं। आर से लेके आर के बीच का इंटरवल में पूरा एक हार्ट बीट होता है। जी हाँ, कंप्लीट हार्ट बीट इंडिकेट आर आर इंटरवल। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो टी वेव जो ख़त्म हो रही है और पी वेव जहाँ शुरू हो रही है उसके बीच में एक छोटा सा स्पेस है, उस पूरे स्पेस को अपन आर आर इंटरवल से कंसीडर करते हैं। मतलब वो एक स्पेस जिसको कहीं नाम नहीं दिया गया है उसको भी आर आर इंटरवल में देखेंगे तो अब आपको देखने को मिलेगा कि ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया में ये आर आर इंटरवल जो है वो क्या देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। जी हाँ, नेक्स्ट अगर बात करें साइनस ब्रेडिकार्डिया के बारे में, जी हाँ, अगर नॉर्मल साइनस रिदम आपको समझ में आ गई होगी तो इसी से रिलेटेड कुछ बातें बस थोड़ी सी चेंज होंगी और वो आपको इंडिकेट करेंगी साइनस ब्रेडिकार्डिया के बारे में। जी हाँ, साइनस ब्रेडिकार्डिया पे चलते हैं। साइनस ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, जी देखिए, इट इज़ जनरेटेड बाई ऐसे नोड। ये किससे जनरेट हुआ है, ऐसे नोड से। जी हाँ, साइनस ब्रेडिकार्डिया इसका मतलब इसको कॉज कौन कर रहा है, ऐसे नोड कर रहा है। और इसके अंदर हार्ट रेट क्या है, हार्ट रेट बिलो 60 बीट पर मिनट। जी हाँ, 60 बीट पर मिनट से कम। वहाँ पे कितनी थी नॉर्मल, 60 से लेके 100। देखिए
खास बात इम्पोर्टेंट क्या है कि एट्रियल वेंट्रिकुलर रिदम आर नॉर्मल। देखिए ये वाली बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वेव्स जो हैं वो भी नॉर्मल हैं, सेगमेंट जो है वो भी नॉर्मल है। देखिए अगर रिदम बदली है तो यह क्यों नहीं बदला, तो ध्यान से सुनिएगा। जो साइनस की, जब भी साइनस की वजह से डिसरिदमिया होता है उसके अंदर जो वेव्स जनरेट होती हैं वो नॉर्मल ही जनरेट होती है, उनका ड्यूरेशन भी नॉर्मल ही जनरेट होता है। वेव्स में, सेगमेंट में कोई चेंज नहीं होता है। तो फिर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एक नॉर्मल के अंदर, एक नॉर्मल ईसीजी के अंदर और एक साइनस ब्रेडिकार्डिया की ईसीजी में क्या डिफरेंस है। तो देखिए सिर्फ हार्ट रेट ही नहीं है, हार्ट रेट तो 60 और 60 to 100 और यहाँ पे 60 बीट पर मिनट दे रखी है। साथ में आपको ईसीजी में चेंज देखने को मिलेगा और ये ईसीजी में चेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, आरआर इंटरवल यहाँ बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। देखिए पहली ईसीजी आपने देखी जहाँ पे आरआर इंटरवल नॉर्मली कैसा था, कम था, और दूसरी साइड हम बात करें तो यहाँ आरआर इंटरवल कैसा देखने को मिल रहा है, बड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। कारण क्या है इस चीज़ का बड़ा हुआ होने का, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ मान लीजिए 72 हार्ट रेट है और 1 मिनट में अगर 72 हार्ट रेट आती है, 1 मिनट में 72 हार्ट रेट है, यानी कि ये जो 60 दिख रहा है आपको वो मिनट के लिए मैंने आपको 60 सेकंड 1 मिनट यानी कि, और ये 72 हमारी हार्ट रेट है। देखिए अगर ये वाली बात होती है तो आपको देखने को मिलेगा 0.8 सेकंड के अंदर आपको आपकी एक हार्ट बीट देखने को मिलेगी। तो 0.8 सेकंड में एक हार्ट बीट हुई है और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कंप्लीट एक हार्ट बीट का टाइम ड्यूरेशन क्या माना जाता है, आरआर इंटरवल। तो यहाँ आरआर इंटरवल कितना हुआ, 0.8 सेकंड। लेकिन अगर यहीं चलते हैं, यहाँ क्या बात कर रहे हैं हम, लेस देन 60 बीट पर मिनट। हम लेस देन 60 ना कह के हम 60 भी समझें तो हमें क्या देख रहे हैं कि 60 हार्ट रेट और वो भी 60 सेकंड्स के लिए। तो एक हार्ट बीट को कितना टाइम मिला यहाँ पे, 1 सेकंड। मतलब वहाँ टाइम मिला 0.8 सेकंड और यहाँ मिला 1 सेकंड। वहाँ हमने देखा कि आरआर इंटरवल 0.8 सेकंड का है और यहाँ आरआर इंटरवल 1 सेकंड का है। तो क्या कहोगे कि आरआर इंटरवल क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो देखिएगा जब भी ईसीजी बनेगी वहाँ आप जब भी नोट करिएगा कि आरआर इंटरवल क्या हो चुका है, राइज हो चुका है। जैसे जैसे हार्ट रेट कम होती जाएगी एक हार्ट बीट का ड्यूरेशन और टाइम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिसको हम इंडिकेट करेंगे कि आरआर इंटरवल बढ़ चुका है। अब आगे देखते हैं कि अगर मान लीजिए एक पेशेंट आपके पास आया है जो कि साइनस ब्रेडिकार्डिया से सफ़र कर रहा है, तो आप क्या करोगे या डॉक्टर वहाँ क्या करेगा। देखिए जब भी अगर साइनस ब्रेडिकार्डिया से सफ़र करता हुआ पेशेंट आता है तो डॉक्टर इंडिकेट करता है कि एक काम करिए, आप इसको एट्रोपिन सल्फेट दे दीजिए। ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो क्या होती है, दैट इज़ अ एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट, अगर मैं बात कहूँ आपसे कि एट्रोपिन सल्फेट, एक पेशेंट आपके पास आया और साइनस ब्रेडिकार्डिया का, और वो पेशेंट जब डॉक्टर ने देखा तो वो पेशेंट हिस्ट्री बता रहा है कि उस पर एट्रोपिन सल्फेट अब काम नहीं करता, मतलब रिएक्ट नहीं करता, वो रिफ्रैक्टरी हो चुका है एट्रोपिन सल्फेट से। ऐसा रहा तो उसकी हिस्ट्री जानने के बाद डॉक्टर ने सोचा कि चलिए दे देते हैं। 1-2 बार उसको एट्रोपिन सल्फेट के इंजेक्शंस दिए भी, बट उसको कोई खासा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है साइनस ब्रेडिकार्डिया में। तो आप क्या करोगे, तो ऐसी कंडीशन में आपको करना पड़ेगा कि आप ट्रांसकुटेनियस पेस मेकर का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, ये क्वेश्चन एनक्लेक्स में दे रखा है, ध्यान रखिएगा। एनक्लेक्स के अंदर पूछा जा चुका है ट्रांसकुटेनियस पेस मेकर। तो एनक्लेक्स ऑनर्स में पूछा गया है कि कोई पर्सन है जो अगर एट्रोपिन सल्फेट से रिफ्रैक्टरी हो चुका है तो साइनस ब्रेडिकार्डिया में आप क्या करोगे। तो आप क्या करोगे, ट्रांसकुटेनियस पेस मेकर का मतलब है कि आर्टिफिशियल क्या लगाओगे, पेस मेकर लगाओगे, जिससे उसकी हार्ट रेट क्या देखने को मिलेगी, बढ़ी हुई। यही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, याद रखना साइनस ब्रेडिकार्डिया से ये तो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम साइनस ब्रेडिकार्डिया तो हुई लेस देन 60। अगर बात करें अगर
मोर देन 100 अगर बात करें तो वो आएगी हमारी, दैट इज़ अ साइनस टैकीकार्डिया। देखिए नॉर्मल साइनस रिदम 60 to 100, साइनस ब्रेडिकार्डिया लेस देन 60। अब बात करने जा रहे हैं साइनस टैकीकार्डिया के बारे में। और साइनस टैकीकार्डिया जो होता है, ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है इट इज़ जनरेटेड बाई ऐसे नोड। जी हाँ, ऐसे नोड से जनरेट होता है। और हार्ट रेट जो है वो 100 से लेके 180 बीट पर मिनट में काउंट की जाती है। 100 से ज़्यादा और 180 से कम अपन किस में काउंट करेंगे, साइनस टैकीकार्डिया में। देखिए आगे आपको कई सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग मिलेंगी, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ज़्यादा सुनोगे वही उतनी ही ज़्यादा चीज़ आपको याद रहेंगी। एक और चीज़, साइनस इस डिसरिथमिया को जनरेट कर रहा है, इसीलिए एट्रियल वेंट्रिकुलर रिदम, वेव्स और सेगमेंट सब क्या रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। और सबसे खासा बात क्या होगी, ईसीजी के अंदर जो चेंज देखने को मिलेगा वो होगा कि आरआर इंटरवल क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। क्या हो चुका है, आरआर इंटरवल डिक्रीज हो चुका है। देखिए वही वाली बात याद रखिए, अगर मान लीजिए 1 मिनट के यानी कि 60 सेकेंड के अंदर किसी पर्सन की हार्ट रेट 100 आ रही है, तो इसका मतलब है उसकी एक हार्ट बीट जो होगी वो कितने टाइम में जनरेट हो रही होगी, 0.6 सेकेंड के अंदर। 0.6 सेकेंड के अंदर। पहले जो नॉर्मल देखने को मिल रहा था आरआर इंटरवल जो 0.8 सेकेंड का था, उसके बाद हमने देखा कि साइनस ब्रेडिकार्डिया में 1 सेकेंड का हो गया था, 1 सेकेंड का हो गया था, बढ़ गया था। और साइनस टैकीकार्डिया में जो है वो 0.6 सेकेंड का हो गया, यानी कि आरआर इंटरवल कम हो गया। देखते हैं, देखिए ये ईसीजी आपको दिख रही है। इस ईसीजी के अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ आरआर इंटरवल जो है वो क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। देखिए ये जो आर से आर का डिस्टेंस है, ये सब डिस्टेंस क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो बड़ा आसान है, साइनस ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया तो टिप पे याद रख सकते हो। ब्रेडिकार्डिया में लेस देन 60 और आरआर इंटरवल हमेशा कैसा देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ। और साइनस टैकीकार्डिया में 100 to 180 और आरआर इंटरवल कैसा देखने को मिलेगा, घटा हुआ देखने को मिलेगा। बाकी सब चीज़ें जैसे नॉर्मल साइनस रिदम में थी वैसे ही देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, साइनस टैकीकार्डिया अगर हो रहा है तो आपको कौन सी ड्रग देनी है, तो ध्यान रखिएगा साइनस टैकीकार्डिया के अंदर ड्रग आपको देनी है, दैट इज़ अ डिगॉक्सिन। जी हाँ, डिगॉक्सिन जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में यूज की जाती है। और डिगॉक्सिन का एक फ़ायदा होता है, डिगॉक्सिन वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग होती है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का मतलब होता है जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाती है। उसके साथ साथ में ये हार्ट रेट को कम भी करती है, तो हार्ट रेट को कम कर यूज करते हैं इसको हार्ट रेट को कम कराने के लिए, तो डिगॉक्सिन को इस्तेमाल किया जाता है इस दौरान। तो ये था साइनस डिसएरिथमिया। दूसरे बार के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एक्टोपिक डिसएरिथमिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टोपिक डिसएरिथमिया। पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक्टोपिक डिसएरिथमिया जो है उसको कॉज करने वाला कोई और है, ऐसे नोड के अलावा है। और जो इस चीज़ इसको कॉज करती है उसको किस नाम से जाना जाता है, फोकाई के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, फोकाई। देखिए फोकाई है क्या, अगर इस बात को जाने तो फोकाई आपको नीचे लिखी हुई मिलेगी कि फोकाई इज़ द ग्रुप ऑफ फाइबर्स दैट जनरेट इम्पल्स। देखिए फोकाई क्या है, कुछ फाइबर्स का ग्रुप है जो क्या कर सकता है, इम्पल्स जनरेट कर सकता है। तो ऐसे नोड के अलावा भी और भी बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ फाइबर्स बन जाते हैं जिनको अपन फोकाई के नाम से जानते हैं। और वो फोकाई क्या करते हैं, इम्पल्स जनरेट करते हैं। तो हार्ट को एक से ज़्यादा इम्पल्सेस एक साथ मिलती हैं जिसकी वजह से वो एक से ज़्यादा इम्पल्सेस पे रिएक्ट करता है। देखिए अगर बात करें एक्टोपिक डिसरिथमिया के बारे में, तो मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, प्रीमेच्योर एट्रियल सिस्टोल और प्रीमेच्योर वेंट्रिकल सिस्टोल पे डिस्कस करेंगे। चलिए पहले डिस्कस करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन पे। ध्यान से सुनिएगा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, बहुत गोल्डन पॉइंट्स में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर एक्टोपिक डिसरिथमिया के बारे में बात करें तो साइनस में रिदम के अंदर चेंज डिस्टरबेंस होने की वजह से वेव सेगमेंट बदले नहीं थे, लेकिन एक्टोपिक के अंदर ऐसे नोड कारण नहीं है, कारण कोई और है, तो वेव सेगमेंट्स क्या हो जाएंगे, सभी चेंज देखने को मिलेंगे। बस ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ईसीजी में चेंज आपको हमेशा याद रखना है जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में बात करते हैं।
एट्रियल फिब्रिलेशन इट इज़ डन बाय द एबनॉर्मल मल्टीपल फोकाई। किसकी वजह से? एबनॉर्मल मल्टीपल फोकाई। एबनॉर्मल मल्टीपल फोकाई का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एबनॉर्मल मल्टीपल फोकाई का मतलब हुआ कि एक से ज़्यादा बहुत सारी फोकाई हैं एबनॉर्मल जो कि यह काम कर रही हैं, ठीक है। तो एबनॉर्मल मल्टीपल फोकाई। नेक्स्ट अगर बात करें अपन हार्ट रेट, यहाँ पे हार्ट रेट कितनी देखने को मिलती है? तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हार्ट रेट 300 से लेके 600, कहीं कहीं पे दे रखा होगा 350 से लेके 600 बीट पर मिनट। तो लगभग 300 से लेके 600 बीट पर मिनट एवरेज अगर बात करें हार्ट रेट देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे एट्रियल वेंट्रिकुलर रिदम वेव सेगमेंट सब चेंज हो जाते हैं। जी हाँ, जैसे कि साइनस में नहीं होते थे ऐसे ही यहाँ पे एट्रियल वेंट्रिकुलर रिदम वेव सभी चेंज हो जाते हैं। और क्या चेंज होता है वो ध्यान से सुनिएगा, ईसीजी चेंज याद रखना। एट्रियल फिब्रिलेशन का ईसीजी चेंज कई बार पूछा जाता है। पी वेव एब्सेंट एंड फिब्रिलेटरी वेव प्रेजेंट बिफोर ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है यहाँ पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे पूरे ईसीजी के अंदर आप देखोगे कि पी वेव आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पी वेव एब्सेंट हो जाती है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन की खासियत है कि पी वेव तो आएगी ही नहीं। अब पी वेव क्यों नहीं आ रही है? देखिए पी वेव, कई बार क्वेश्चन आता है कि पी वेव का कारण क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, पी वेव जनरेट होने का कारण क्या होता है? तो पी वेव जनरेट होने का कारण होता है एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन। अब हार्ट रेट जो है वो 300 से 600 बीट पर मिनट है, तो मतलब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बार हो रहा है। और इतनी ज़्यादा बार होने की वजह से पी वेव का जनरेशन, यानी कि ग्राफ के अंदर पी वेव शो नहीं होती है। जब तक रिलैक्स नहीं होगा एट्रियम और अगेन कॉन्ट्रैक्ट होगा तब जाके वेव जनरेट होती है। तो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, रिलैक्स होता ही नहीं है, तो पी वेव जनरेट नहीं होती है। तो पी वेव यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी? एब्सेंट। और ख़ास बात क्या है यहाँ पे लिखी हुई है? फिब्रिलेटरी वेव प्रेजेंट बिफोर ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले एक फिब्रिलेटरी वेव आएगी। देखिए हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले एक फिब्रिलेटरी, यानी कि फिब्रिलेटरी को वर्ड से आप ऐसे याद कर सकते हो, एक फड़फड़ाती वेव। एफ फॉर फिब्रिलेटरी और एफ फॉर फड़फड़ाती वेव। तो एक फड़फड़ाती वेव यहाँ पे दिखने को मिलेगी। बड़ा आसान सा इसीलिए जब भी ऐसा देखने को मिले आप समझ जाओगे कि यह केस में देखने को मिलता है एट्रियल फिब्रिलेशन। देखिए एक वर्ड और होता है जिसका नाम होता है एट्रियल फ्लटर। देखिए एट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कि हार्ट रेट अगर 350 से 600 यानी कि जो चल रही है वो एट्रियल फिब्रिलेशन की, अगर इससे कम होती है तो वो फ्लटर में देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सॉ टूथ अपीरियंस किस में देखने को मिलता है? तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑप्शन में एट्रियल फ्लटर है तो फ्लटर जाएगा, अगर फ्लटर ऑप्शन में नहीं है, फिब्रिलेशन है, तो फिब्रिलेशन में भी देखने को मिलता है। जो ये वेव जनरेट हो रही है इसको कहते हैं सॉ टूथ अपीरियंस। नेक्स्ट, अगर ऐसी कंडीशन आती है एट्रियल फिब्रिलेशन होता है तो आपको क्या मैनेजमेंट याद रखना है? तो ध्यान से सुनिएगा, मैनेजमेंट दो होते हैं, दोनों मैनेजमेंट एक बार देख लीजिएगा। एक होता है एंटी डिसरिदमिक ड्रग्स। देखिए कुछ ड्रग्स के नाम मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जिनको डिसरिदमिया के अंदर यूज किया जाता है, उनको कहते हैं एंटी डिसरिदमिक ड्रग या एंटी डिसरिदमिक एजेंट। देखिए कुछ मेडिसिन्स तो यूज करते ही हैं, साथ में एक मशीन का उपयोग भी किया जाता है जिस मशीन को नाम दिया जाता है कार्डियोवर्जन, जिसके बारे में भी अपन वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमने डिस्कस किया ये था एट्रियल फिब्रिलेशन। नेक्स्ट दूसरा है हमारे पास में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। देखिए हम अगर बात करें हार्ट के बारे में तो हार्ट के अंदर एट्रियल और वेंट्रिकल दो जो पार्ट होते हैं इम्पोर्टेंट, यानी कि 2 चैम्बर एट्रियम के 2 चैम्बर वेंट्रिकल के, तो दोनों चैम्बर के बारे में बात करें एट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर, तो दोनों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है वेंट्रिकल। और हमारा जो हार्ट है प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से दे पाता है। तो इतना मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता बॉडी पे जितना वेंट्रिकुलर डिसरिदमिया में देखने को मिलता है। वेंट्रिकुलर अफेक्ट होता है उसकी वजह से। तो यहाँ पे जो अफेक्ट हो रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के ऊपर। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का मतलब है कि वेंट्रिकल जो है वो अपने नॉर्मल से ज़्यादा क्या कर रहा है,
कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, जिसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहेंगे। देखिए इसके साथ बात याद रखिएगा, इट इज़ जनरेटेड बाय एबनॉर्मल मल्टीपल फोकाई, जो ये फोकाई कॉज करती हैं। और इसके अंदर हार्ट रेट याद रखिएगा, हार्ट रेट क्या है 150 से लेके 250 बीट पर मिनट देखने को मिलती है। ईसीजी के अंदर चेंज देखिए, मैंने आपको बताया था एक्टोपिक है तो सभी चीज़ें चेंज देखने को मिलेगी। ईसीजी के अंदर क्या क्या चेंज देखने को मिलेगा, पी वेव क्या देखने को मिलेगी, एब्सेंट देखने को मिलेगी, और वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। देखिए ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पी वेव एब्सेंट और वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे, हमेशा याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पी वेव एब्सेंट क्यों हो रही है, पहली बात तो यहाँ पे देखिएगा, पी वेव एब्सेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यानी कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट करता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, तो जितने ज़्यादा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होंगे उतने ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे, जितनी ज़्यादा हार्ट रेट होगी उतने ही वाइड आएंगे ये। अब वेंट्रिकल इतना कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो इस दौरान आपको पता है कि जब भी वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तभी एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और यहाँ हार्ट रेट इतनी ज़्यादा है कि वेंट्रिकल को रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर वेंट्रिकल को रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलेगा तो एट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन होने का टाइम वो भी नहीं मिलेगा, और एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से पी वेव जनरेट नहीं होगी। तो पी वेव क्या रहेगी, इसमें एब्सेंट देखने को मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, पी वेव एब्सेंट देखने को मिलती है। पी वेव एब्सेंट पहले भी थी, लेकिन वहाँ मेजर डिफरेंस था कि फिब्रिलेटरी वेव आ रही थी बिफोर ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या, यहाँ पे कोई फिब्रिलेटरी वेव नहीं है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो थोड़े वाइड नज़र आ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को और याद रख लीजिएगा इस डायग्राम को, ये कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया है एग्जाम्स में, ऐसा डायग्राम डायरेक्ट आता है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखाए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये किसकी ईसीजी है, दैट इज़ अ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है तो आप क्या मैनेजमेंट करोगे, तो इस मैनेजमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैनेजमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एक्चुअल में दो प्रकार का होता है। एक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है विद पल्स, एक होता है विदाउट पल्स। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विद पल्स और विदाउट पल्स, ये है विद पल्स और ये है विदाउट पल्स। क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा। एक पर्सन है सडनली वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया से आया इमरजेंसी के दौरान, और आप देखा है, आपने असेस किया है कि उसके पल्स फील नहीं हो रही है। अगर ऐसी कंडीशन है, पल्स फील नहीं हो रही है, आपने उसकी कैरोटिड देखी, कैरोटिड भी फील नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विदाउट पल्स वाला जो है, इसके अंदर का मैनेजमेंट होगा सीपीआर। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर पल्सलेस टैकीकार्डिया है तो सीपीआर, और सीपीआर के साथ में अगर हॉस्पिटल में हो तो डिफिब्रिलेटर का आपको यूज करना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विदाउट पल्स जो है उसके अंदर हमेशा यूज करना है सीपीआर विद डीफैब। क्लियर है। लेकिन अगर एक पेशेंट है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विद पल्स आया है तो उसके अंदर यूज करना है आपको कार्डियो वर्जन। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं। और एक और बात, कई केसेस में देखा गया है कि कार्डियक अरेस्ट को ये लीड भी करता है। जी हाँ, कई केसेस के अंदर कार्डियक अरेस्ट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की वजह से भी देखने को मिलता है। तो काफ़ी सीवियर कंडीशन है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, और उसको आपको हमेशा याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट इसके बारे में बाद में बात करें हम, दैट इज़ अ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। देखिए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के बारे में बात करें तो इसको जनरेट करने वाले कौन थे, एबनॉर्मल मल्टीपल फोकाई। और यहाँ हार्ट रेट जो थी वो कितनी थी, 250 से लेके 400 बीट। वहाँ पे कितनी थी, 150 से 250, और यहाँ 250 से 400 बीट पर मिनट। अब देखिए यहाँ पे नोट क्या लिखा हुआ है, ये नोट काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस नोट के बारे में डिस्कस करते हैं। Ventricular fibrillation is the most common cause of cardiac arrest. The sign is no pulse, no BP and no respiration. देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये नोट जो आपको दिखाया है ये नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कई बार कई एग्जामों में जैसे कि BCCL वगैरह के एग्जामों में पूछा गया है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट इज़ द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और उसके अंदर देखने को मिलता है कि उसके अंदर ना ही तो कोई पल्स आता, ना ही कोई BP आता, ना ही कोई रेस्पिरेशन देखने को
मिलता है। क्लियर है। तो फिर ईसीजी में क्या चेंज देखने को मिलेगा, देखिए ईसीजी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नो पी वेव, नो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अगर ऐसी कंडीशन है और फ्लैट लाइन है तो आप उसको फ्लैट लाइन देख के वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन नहीं समझिएगा। फ्लैट लाइन का मतलब है कि पेशेंट चल बसा। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की ईसीजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की ईसीजी अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखाऊं बना के, तो इसको कहते हैं कोर्स वेव लाइन अपीयरेंस। कोर्स वेव लाइन अपीयरेंस का मतलब है कि जो ईसीजी होगी, ईसीजी के अंदर ना ही तो इस तरीके से जो मैं आपको बना रहा हूँ, ये इसको देखिए इस तरीके की ईसीजी, मतलब एक ऐसी ईसीजी जिसके अंदर ना ही तो आप उस ईसीजी के अंदर ना ही तो पी वेव ढूंढ सकते, ना ही कोई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ढूंढ सकते। अगर मैं ईसीजी को अच्छे से बोलूँ तो नो पी वेव और नो आइडेंटिफाइएबल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। आइडेंटिफाइएबल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मतलब कुछ आ तो रहा है लेकिन वो चीज़ क्या है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अगर इसका सडन मैनेजमेंट नहीं किया, विद इन सेकेंड मैनेजमेंट नहीं किया, तो पेशेंट जो है वो कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। तो इसका मैनेजमेंट सिर्फ एक ही है, क्या, सीपीआर एंड डिफिब्रिलेटर। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या है इसका मैनेजमेंट, हमेशा याद रखिएगा, सीपीआर एंड डिफिब्रिलेटर। अगर ऐसी कंडीशन में पेशेंट आया तो तुरंत क्या करना है, सीपीआर स्टार्ट करना है और डिफिब्रिलेटर। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है अब तक, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें एक नोट है। नोट क्या है, अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन 3 से 5 मिनट तक देखने को मिलता है तो वो फैटल हो जाता है और 10 से 15 मिनट के अंदर ये कार्डियक अरेस्ट कॉज करता है। यानी कि 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर तो ये फैटल हो जाता है, यानी कि ब्रेन में हाइपोक्सिया देखने को मिलता है और भी ऑर्गन्स के अंदर हाइपोक्सिया देखने को मिलता है, और 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर तो ये कार्डियक अरेस्ट लेके आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पेशेंट सडन एक्सपायर हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा इसको मैनेज करने के लिए, तो तुरंत सीपीआर और डीफैब का यूज़ करना है। अच्छा, एक दो ये तो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट, दो छोटी छोटी चीज़ और थी जिसका नाम था, एक का नाम है प्रीमैच्योर एट्रियल सिस्टोल और एक का नाम था प्रीमैच्योर वेंट्रिकल सिस्टोल। प्रीमैच्योर एट्रियल सिस्टोल के बारे में बात करें, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रीमैच्योर यानी कि प्रॉपर तरीके से मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है। किसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, एट्रियल का। इसको कहते हैं प्रीमैच्योर एट्रियल सिस्टोल। देखिए यहाँ पे लाइन लिख रही है, आपको दिख रहा होगा, आल्सो कॉल्ड एज एट्रियल एक्स्ट्रा सिस्टोल। एट्रियल एक्स्ट्रा सिस्टोल का मतलब है एट्रियम जो है वो, सिस्टोल जो वर्ड यूज किया जाता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। एक्स्ट्रा सिस्टोल का मतलब हो गया कि एट्रियम ने एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, तो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन पे कौन सी वेव जनरेट होती है, पी वेव। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा पी वेव प्रेजेंट आएगी। देखिए यहाँ पे देखिए 2 पी वेव, 2 पी वेव, 2 पी वेव। तो 2 पी वेव जहाँ देखने को मिल जाए इसका मतलब है प्रीमैच्योर एट्रियल सिस्टोल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रीमैच्योर वेंट्रिकल सिस्टोल के बारे में, तो प्रीमैच्योर वेंट्रिकल सिस्टोल क्या होता है, प्रीमैच्योर वेंट्रिकल सिस्टोल होता है कि वेंट्रिकल एक्स्ट्रा सिस्टोल कर जाए किसी भी कारण से, और उसमें क्या होगा, वेंट्रिकल जब एक्स्ट्रा सिस्टोल करेगा तो सिस्टोल पे कौन सी वेव आती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यह है प्रीमैच्योर वेंट्रिकल सिस्टोल। तो ये नॉर्मल कहने का मतलब है इतना फैटल तो नहीं होता है, लेकिन ये जनरेट कब होता है, ये कॉमन कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के अंदर जैसे कि हाइपोक्सीमिया, हाइपोकैलेमिया, इन कंडीशंस में कभी कभी देखने को मिलता है। तो ये था आपका एक्टोपिक डिसरिथमिया जिस पे हमने डिस्कस किया था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें और भी हैं जिनको अपन देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखी हैं कुछ एंटी डिसरिथमिक एजेंट्स। एंटी डिसरिथमिक एजेंट्स मैंने आपको बताया था, वो एजेंट्स, वो ड्रग जो डिसरिथमिया में यूज की जाती हैं, जैसे कि प्रोकेनामाइड, एम्योडेरोन। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एम्योडेरोन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन डिस एरिथमिया। जी हाँ, डिस एरिथमिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। कभी भी बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है, डिस एरिथमिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, दैट इज़ अ एम्योडेरोन। तो इसके अलावा बहुत सारी ड्रग यूज की जाती हैं, एट्रोपिन सल्फेट, एडिनोसिन जाइलोक्विनोजेली, सोटालॉल, ये सब एंटी डिसरिथमिक एजेंट होती हैं। इसके अलावा कुछ मशीन्स हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जिनका नाम था कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेटर।
डिफिब्रिलेटर। देखिए मशीन एक ही है, मशीन दो नहीं है, मशीन एक ही है। अगर उसको लो एनर्जी पे यूज़ करते हैं तो वो बन जाता है कार्डियोवर्जन, और अगर उसको थोड़ा हाई एनर्जी पे यूज़ करते हैं तो उसका नाम होता है डिफिब्रिलेटर। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, उस चीज़ को ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट वर्ड। और वो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है कार्डियोवर्जन की, थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ें तो लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज़ सिंक्रोनाइज्ड काउंटर शॉक। क्या है? सिंक्रोनाइज काउंटर शॉक टू कन्वर्ट अनडिजायरेबल रिदम टू डिजायरेबल रिदम। जो अनडिजायरेबल रिदम आ रही है उसको डिजायरेबल रिदम में लाने के लिए, और वो भी कैसा शॉक है? सिंक्रोनाइज शॉक है। और इसमें हमेशा कैसी एनर्जी यूज होती है? लेस एनर्जी यूज होती है इन कंपेयर टू डिफिब्रिलेटर। तो आपने देखा होगा चाहे वो एट्रियल फिब्रिलेशन दे रखा हो वहाँ पे, या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विद पल्स, ऐसी कंडीशनों में ही कार्डियोवर्जन यूज किया जाता है। अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो उस कंडीशन में अपन क्या यूज कर रहे थे? CPR विद डिफिब्रिलेटर। तो डिफिब्रिलेटर के बारे में बात करें, यहाँ पे एक लाइन आ रही है अनसिंक्रोनाइज्ड काउंटर शॉक। देखिए दोनों में एक ही डिफरेंस है, एक सिंक्रोनाइज्ड काउंटर शॉक है और एक अनसिंक्रोनाइज्ड। तो जब भी कभी कंडीशन सीवियर होने लगती है तो उस कंडीशन में हमें कौन सा शॉक की ज़रूरत होती है? अनसिंक्रोनाइज्ड काउंटर शॉक की, जो कि चेंज करता है अनडिजायरेबल रिदम को डिजायरेबल रिदम। देखिए डिफिब्रिलेटर के बारे में कुछ खासा इंपॉर्टेंट बात है, और वो क्या है वो ध्यान दीजिएगा। डिफिब्रिलेटर के अंदर दो तरीके के डिफिब्रिलेटर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है मोनोफेजिक और एक होता है डाइफेजिक। बाइफेजिक और मोनोफेजिक दो तरीके के डिफिब्रिलेटर, यहाँ लिखा हुआ है नाम मैंने दोनों। मोनोफेजिक डिफिब्रिलेटर वो होता है जिसमें सिर्फ एक पेडल प्लेसमेंट होता है, और बाइफेजिक जो होता है उसमें दो पेडल प्लेसमेंट होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अगर मैं बात कहूँ पेडल प्लेसमेंट के बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है पेडल प्लेसमेंट। तो बाइफेजिक के अंदर के पेडल प्लेसमेंट्स के बारे में सुनिएगा कि फर्स्ट जो पेडल है उसको प्लेस किया जाता है थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड में, और सेकंड पेडल को प्लेस किया जाता है फर्स्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड में। याद रहेगा, फर्स्ट को थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस और सेकंड को फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लेफ्ट साइड में अपन प्लेस करते हैं। और प्लेस करने के बाद में हमने जैसे ही प्लेस किए, प्लेस करने के बाद में हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और वो कुछ चीज़ें क्या हैं? पहली बात तो ये कि नेवर डिफिब्रिलेट द क्लाइंट हु इज़ ऑक्सीजन या इंट्यूबेटेड। मतलब हम ऐसे कंडीशन पे नहीं कर सकते उस पेशेंट को जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन चल रही हो। तो हमें क्या करना होता है? जब हमें करना होता है तो ऑक्सीजन को क्या कर देना चाहिए? डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट दूसरी बात, नेवर टच द बेड ड्यूरिंग डिफिब्रिलेशन। कभी भी डिफिब्रिलेशन देते समय जो पर्सन डिफिब्रिलेशन दे रहा है वो उसको हमेशा याद रखना है कि वो बेड से टच ना हो। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है जो कि काफ़ी ज़रूरी हैं। तो जब भी अपन डिफिब्रिलेशन कहते हैं तो ऑल क्लियर करते हैं, और क्लियर करने के बाद में ही अपन शॉक देते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आते हैं कि हम कितना शॉक देते हैं, किस तरीके से देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, हम डिफिब्रिलेशन के दौरान सिर्फ 3 डिलीवरी दे सकते हैं। 3 डिलीवरी मतलब 3 बार शॉक दे सकते हैं, और तीनों बार बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, जैसे कि याद रखिएगा, फर्स्ट डिलीवरी में एनर्जी जो है वो 200 जूल होनी चाहिए। सेकंड डिलीवरी जब देंगे हम बढ़ जाएगा, वो हो जाएगी 300 जूल, और थर्ड डिलीवरी जो होगी उसमें हो जाएगा 360 जूल। देखिए ऐसा नहीं है कि आपने एनर्जी दी और शॉक दिया, और शॉक करने के बाद में रिदम लौटाई और आप फिर से दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब रिदम लौटानी है वहीं पे डिफिब्रिलेशन या शॉक को बंद कर देना है। अगर रिदम नहीं लौट रही है तो आपको एनर्जी के लेवल को क्या कर देना है? बढ़ा देना है। देखिए ये तो थी बाइफेजिक के बारे में बात, लेकिन अगर बात करें मोनोफेजिक के बारे में, मोनोफेजिक के मतलब है जिसमें सिर्फ एक पेडल का प्लेसमेंट है। तो एक पेडल प्लेसमेंट में तीनों ही डिलीवरी, उसमें भी 3 डिलीवरी देंगे, पर तीनों ही डिलीवरी कितनी होनी चाहिए? 360 जूल की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 360 जूल की होनी चाहिए। तो ये जो हमने डिस्कस किया था ये था डिफिब्रिलेटर, जो कि हमने यूज किया था डिसएरिथमिया के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। हमने डिस्कस किया डिसएरिथमिया, और डिसएरिथमिया से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चीज़ें और गोल्डन पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया।
चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आपको अपडेट मिल जाए।